हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में यहां पे हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है द्विनिषेचन, और इस द्विनिषेचन के अंतर्गत ही एक और टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल फिजन, यानी कि त्रिसंलयन। तो आज की इस वीडियो में यहां पे हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें हम देखेंगे त्रिसंलयन क्या होता है, यानी कि ट्रिपल फिजन क्या होता है, और साथ ही साथ हम देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन क्या होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है निषेचन का मतलब क्या होता है, ये आप लोग क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं कि निषेचन का मतलब क्या होता है। जब कोई मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट से मिलता है, यानी कि जब एक नर युग्मक एक मादा युग्मक से मिलता है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। अब यहां पे देखिए नाम से स्पष्ट है कि दोहरा निषेचन, यानी यहां पे जो प्रक्रिया होगी इसमें दो बार निषेचन होगा। कितने बार निषेचन होगा? दो बार निषेचन होगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारा डबल फर्टिलाइजेशन है, यानी कि जो हमारा द्विनिषेचन है, इसकी खोज किसने की। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं द्विनिषेचन की, तो द्विनिषेचन की आपको याद रखना है, अगर खोजकर्ता का नाम आपको याद रखना है, यानी कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने द्विनिषेचन की खोज की, तो आपको पता होना चाहिए द्विनिषेचन की खोज किसने की थी। एसजी नवास्चिन ने। किसने की थी? एसजी नवास्चिन ने। किसने की थी? एसजी नवास्चिन। किसने की थी? एसजी नवास्चिन ने। किसने की थी? एसजी नवास्चिन ने। तो आपको सबसे पहले तो साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, ठीक है ना। साइंटिस्ट का नाम क्या है? तो साइंटिस्ट का नाम है नवास्चिन, ठीक है। तो साइंटिस्ट हैं हमारे नवास्चिन साहब। इन्होंने सबसे पहले खोज की किसकी? द्विनिषेचन की। किस सन में की? तो आपको याद रखना है, सन भी आपको याद रखना है 1898, यानी कि 1898 में। कब? 1898 यानी 1898 में। तो सबसे पहले तो आपको खोजकर्ता का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कई बार आपके एग्जाम में आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना है एसजी नवास्चिन ने की थी, 1898 ईस्वी में की थी। और अगर आपसे यह पूछ लेता है कि किस पौधे पर की थी, तो आपको अगर प्लांट का नाम पूछ लेता है कि किस पौधे पर नवास्चिन ने द्विनिषेचन की खोज की थी, तो आपको प्लांट का नाम भी याद रखना है। उन प्लांट का नाम है लिलियम व फ्रिटिलेरिया। कौन कौन से प्लांट हैं? तो पहला जो प्लांट है वो है लिलियम का प्लांट। किसका प्लांट? लिलियम का प्लांट। तो लिलियम के प्लांट में व इसके अलावा आपको याद रखना है फ्रिटिलेरिया। किसका? आपको याद रखना है फ्रिटिलेरिया। तो लिलियम और फ्रिटिलेरिया, इन दो पादपों में सबसे पहले ये जो हमारे नवास्चिन साहब हैं, इन्होंने सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की। तो खोजकर्ता का नाम आपको क्लियर हो गया कि द्विनिषेचन की खोज किसने की, तो एसजी नवास्चिन ने की थी, 1898 ईस्वी में की थी। किस प्लांट के अंदर की थी, तो आपको याद रखना है लिलियम व फ्रिटिलेरिया नामक प्लांट के अंदर की थी। ये जो द्विनिषेचन की प्रक्रिया है, आपको याद रखना है कि ये जो प्रोसेस है ये एक यूनिक फीचर है, यानी एक प्रकार का आप कह सकते हैं विचित्र व्यवहार। विचित्र व्यवहार का मतलब क्या है कि ये जो द्विनिषेचन की प्रक्रिया है केवल और केवल आवृतबीजी पादपों के अंदर देखने को मिलती है। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि द्विनिषेचन का जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, वो किस प्लांट से होता है, तो आपको सिंपल से लिख देना है आवृतबीजी, यानी कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, ठीक है, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, ठीक है, जो एंजियोस्पर्म होते हैं, यानी कि जो आवृतबीजी पादप होते हैं, ठीक है, जितने भी आवृतबीजी पादप हैं, केवल और केवल आवृतबीजी पादपों के अंदर ही आपको डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि द्विनिषेचन जो है दिखाई देता है। तो ये एक प्रकार का यूनिक कैरेक्टर है, यानी कि एक प्रकार का विचित्र व्यवहार है जो कि केवल और केवल आवृतबीजी पादपों के द्वारा ही दर्शाया जाता है। आवृतबीजी पादप आप लोग क्लास 11th में पढ़े हैं कि ये जो है फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, यानी ऐसे पौधे जिनके अंदर फ्लावर लगते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। और आवृतबीजी का मतलब भी आप लोगों को पता ही है कि जिनके बीज के चारों तरफ कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं आवृतबीजी पादप। तो द्विनिषेचन की खोज एसजी नवास्चिन ने 1898 ईस्वी में की थी। लिलियम एवं फ्रिटिलेरिया नामक पादपों के अंदर सबसे पहले की थी।
अगर आपसे पूछा जाए कि द्विनिषेचन किसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो आपको याद रखना है यह केवल और केवल एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं, यानी कि जो आवृत्तबीजी पादप होते हैं, आवृत्तबीजी पादपों का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। इसके अलावा आपको किसी भी प्लांट के अंदर द्विनिषेचन की प्रक्रिया देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है ये किसके अंदर संपन्न होती है। तो ये जो द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है ये कहां संपन्न होती है? अगर आपसे कोई पूछे कि ये प्रक्रिया होती कहां है, तो आपको याद रखना है कि ये प्रक्रिया कहां संपन्न होती है। तो द्विनिषेचन की जो प्रक्रिया होती है ये होती है मादा युग्मकोद्भिद के अंदर। किसके अंदर होती है? ये प्रक्रिया जो होती है मादा युग्मकोद्भिद के अंदर होती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मादा युग्मकोद्भिद के अंदर ये प्रक्रिया संपन्न होती है। और मादा युग्मकोद्भिद का दूसरा नाम ही होता है भ्रूणकोश। यानी पूरी की पूरी जो ये हमारी द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है ये हमारी संपन्न होती है कहां पे? ये संपन्न होती है भ्रूणकोश के अंदर। किसके अंदर संपन्न होती है? ये प्रक्रिया संपन्न होती है भ्रूणकोश के अंदर। भ्रूणकोश के अंदर। अब भ्रूणकोश को ही हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक इंग्लिश में, और इसके अलावा इसका दूसरा नाम क्या है? मादा युग्मकोद्भिद। ठीक है, तो हमको यह पता चल गया कि जो द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है ये किसके अंदर संपन्न होती है? तो ये संपन्न होती है भ्रूणकोश के अंदर। ठीक है, तो संपन्न कहां होती है? भ्रूणकोश के अंदर। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि यह प्रक्रिया कहां होती है? द्विनिषेचन की प्रक्रिया ये होती है भ्रूणकोश के अंदर। अब बात यह आती है कि भ्रूणकोश किसके अंदर होता है, तो आपको यहां पे थोड़ा सा समझना है। हमने हालांकि आपको पहले भी कवर करा दिया है। ठीक है, ये हमारे पास एक, अगर हम बात करते हैं, एक हमारा जो मादा जननांग होता है, किसी भी प्लांट का जो मादा जननांग होता है, पुष्प का जो जो प्लांट का मादा जननांग होता है, वो पुष्प में उपस्थित जो जयांग होता है, जयांग ही क्या कहलाता है? मादा जनन भाग कहलाता है। अब जयांग की इकाई आप लोगों को पता है क्या होती है? जयांग की इकाई होती है कार्पल या पिस्टिल। हिंदी में हम बोलो तो स्त्री केसर या अंडप। तो स्त्री केसर की संरचना हमने आपको पढ़ाई थी। ये स्त्री केसर की संरचना होती है कुछ इस प्रकार से। तो स्त्री केसर की संरचना में हमको कुछ इस प्रकार से संरचनाएं दिखाई देती है। तो जो हमारा स्त्री केसर होता है, ये हमारा स्त्री केसर बना होता है कितने भागों से मिलकर के? 3 भागों से मिलकर के बना होता है। ये हमारा स्त्री केसर की संरचना है, यानी कि पिस्टिल की संरचना है। तो स्त्री केसर की संरचना में हमको याद रखना है, स्त्री केसर की संरचना में हमको 3 भाग दिखाई देते हैं। पहला जो ऊपरी वाला भाग होता है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र। दूसरा जो हमारा ये वाला भाग होता है इसको हम बोलते हैं स्टाइल यानी कि वर्तिका। क्या बोलते हैं? स्टाइल यानी कि वर्तिका। और तीसरा जो भाग होता है फूला हुआ नीचे वाला भाग, ये कहलाता है हमारा ओवरी। ठीक है, तो ये क्या है? ये है ओवरी। अब अगर हम ये बात करते हैं कि जो हमारा भ्रूणकोश होता है ये किसके अंदर उपस्थित होता है, हमको ये तो पता चल गया कि जो हमारा द्विनिषेचन की प्रक्रिया होगी ये कहां संपन्न होगी? भ्रूणकोश के, यानी कि मादा युग्मकोद्भिद के अंदर संपन्न होगी। अब हमको यह तो पता होना चाहिए ना कि भ्रूणकोश किसके अंदर उपस्थित होता है और भ्रूणकोश की संरचना कैसी होती है। तो सबसे पहले हमको यह पता करना है कि ये जो हमारा भ्रूणकोश है ये उपस्थित कहां होता है। तो भ्रूणकोश यानी कि जो एम्ब्रियो सैक होता है ये कहां उपस्थित होता है? अंडाशय के अंदर। अंडाशय के अंदर होता है बीजांड, और बीजांड के अंदर एक संरचना धसी हुई रहती है जिसको हम बोलते हैं भ्रूणकोश। ये संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये है ओवरी। ओवरी की संरचना यानी कि अंडाशय है। अब ओवरी की संरचना के अंदर आपको क्या दिखाई देगा? ओवरी की संरचना के अंदर ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं बीजांड। ये वाला भाग हमारा क्या है? ये वाला भाग जो हमारा है ये कहलाता है बीजांड। बीजांड को हम बोलते हैं ओब्यूल। क्या बोलते हैं? ओब्यूल। तो ओब्यूल यानी कि बीजांड की संरचना है। तो अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर होता है बीजांड, और बीजांड के अंदर ये वाली जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये वाली संरचना, ये जो पूरी की पूरी संरचना आपको दिखाई दे रही है, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? इस संरचना को हम बोलते हैं भ्रूणकोश। क्या बोलते हैं? इस संरचना को हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं? इस संरचना को हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इस संरचना को हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूणकोश। ठीक है, एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूणकोश। तो हमको यह पता चल गया कि भ्रूणकोश किसके अंदर उपस्थित होते हैं? भ्रूणकोश उपस्थित होते हैं बीजांड के अंदर। और बीजांड किसके अंदर उपस्थित होते हैं? तो बीजांड उपस्थित होते हैं अंडाशय के अंदर। और अंडाशय किसका भाग है? तो अंडाशय जो है मादा जनन अंग का भाग होता है। ठीक है, स्त्री केसर का भाग होता है अंडाशय, और अंडाशय के अंदर होता है बीजांड या ओब्यूल, और ओब्यूल या बीजांड के अंदर उपस्थित होते हैं हमारे भ्रूणकोश। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अभी हमने केवल आपको यह बताया कि भ्रूणकोश कहां उपस्थित होता है, कहां पे व्यवस्थित होता है, कहां पे इसका रूपरेखा होता है, कहां पे ये उपस्थित होता है। अब हम बात करते हैं यहां पे थोड़ा सा, अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं कि जो हमारा भ्रूणकोश होता है, यानी जो हमारा मादा युग्मकोद्भिद है,
इसकी संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो आपको यहां पे 2 से 3 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भ्रूण कोश की संरचना का नामांकित डायग्राम आपको बनाना है। तो या तो आपसे भ्रूण कोश की संरचना का नामांकित डायग्राम पूछ लेता है, या तो अगर यह नहीं पूछेगा तो आपसे पूरा का पूरा जो मादा युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट होता है और द्वि निषेचन की प्रक्रिया चूंकि इसी के अंदर संपन्न होती है, तो अगर नहीं भी पूछता है तो आपसे भ्रूण कोश की संरचना आपसे बननी चाहिए, क्योंकि यह बेसिक है। अब अगर हम बात करते हैं किसी भ्रूण कोश की संरचना की, तो भ्रूण कोश की संरचना को आपको थोड़ा सा यहां पे समझना पड़ेगा। किसी भी भ्रूण कोश की संरचना की अगर हम बात करते हैं तो आप पाएंगे कि जो भ्रूण कोश की संरचना होती है कुछ इस प्रकार से होती है। तो आप देखेंगे कि ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक भ्रूण कोश का रूपरेखा जो है बनके तैयार हो चुका है। अब अगर हम बात करते हैं, ये हमारा भ्रूण कोश है। अब इसके अंदर आपको 7 कोशिकाएं नजर आती है और 8 केंद्रक जो है दिखाई देते हैं। तो ऊपर साइड आपको याद रखना है कि 3 कोशिकाएं होती है। ऊपर साइड कितनी कोशिकाएं होती है? 3 कोशिकाएं होती है, और तीनों ही कोशिकाओं के अंदर एक एक केंद्रक होता है। और इन तीनों कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? इन तीनों कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? इन तीनों कोशिकाओं को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल, या हम बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? इन तीनों कोशिकाओं को हम बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका। प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका का दूसरा नाम क्या है? इसको हम एंटीपोडल सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। तो जो भ्रूण कोश की संरचना होती है उसमें ऊपर साइड 3 कोशिकाएं होती है, और इन तीनों कोशिकाओं को हम बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। ये जो हमारी नीचे वाली संरचना है, भ्रूण कोश की जो नीचे वाली संरचना है, इसमें आप देखेंगे, इसमें आपको एक तो बड़ी कोशिका दिखाई देगी कुछ इस प्रकार से, और 2 कोशिकाएं आपको यहां पे छोटी छोटी जो है नजर आएगी। 2 कोशिकाएं आपको छोटी छोटी जो है नजर आएगी। ठीक है, 2 कोशिकाएं आपको छोटी छोटी नजर आएगी। तो ये जो हमारी बड़ी वाली कोशिका है, इस बड़ी वाली कोशिका को हम क्या बोलते हैं? इस बड़ी वाली कोशिका को हम बोलते हैं अंड कोशिका। क्या बोलते हैं? इस बड़ी वाली कोशिका को हम बोलते हैं अंड कोशिका। अंड कोशिका, या इंग्लिश में आप लोग लिख सकते हैं एग सेल। क्या बोलते हैं इसको? एग सेल। एग सेल यानी कि अंड कोशिका। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो नीचे अंड कोशिका के दोनों तरफ, अंड कोशिका के दोनों तरफ ये जो दोनों कोशिकाएं दिखाई दे रही, एक ये वाली पिंक कलर की और एक ये वाली, ये दोनों कोशिकाएं, इनका नाम क्या है? इनको हम बोलते हैं सहाय कोशिका। क्या बोलते हैं? इन दोनों कोशिकाओं को हम बोलते हैं सहाय कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? सहाय कोशिका। कहीं कहीं पे आपको सहायक कोशिका भी लिखा मिल जाता है, तो आप लोग सहायक कोशिका भी लिख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी सहाय कोशिका। अब इस सहाय कोशिका को अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं सिनर्जिड सेल। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सिनर्जिड सेल। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग लिख सकते हैं सिनर्जिड सेल। ठीक है, इसको आप लोग लिख सकते हैं सिनर्जिड सेल। ठीक है, सिनर्जिड सेल। तो ये हो गई हमारी सिनर्जिड सेल। अब एक कोशिका बची है, और ये कोशिका बीच वाली है, और इस बीच वाली कोशिका का नाम क्या है? इस बीच वाली कोशिका को हम बोलते हैं केंद्रीय कोशिका। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये सेंटर में है इसलिए इसको हम केंद्रीय कोशिका बोलेंगे। तो ये है केंद्रीय कोशिका, इसको इंग्लिश में हम लिख सकते हैं सेंट्रल सेल। क्या लिख सकते हैं? केंद्रीय कोशिका, या इसको हम लिख सकते हैं सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल। तो हमको यहां पे 7 कोशिकाएं दिखाई देती है। ऊपर 3 कोशिकाएं होती है। एंटीपोडल कोशिकाएं जो होती है इनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। केंद्रीय कोशिका जो होती है केवल एक ही होती है, तो केंद्रीय कोशिका की संख्या 1 होती है। अंड कोशिका की संख्या भी कितनी होती है? 1 होती है। और सहाय कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो इस प्रकार से जो हमारा एक परिपक्व भ्रूण कोश होता है वो 7 कोशिकीय होता है, यानी कि उसमें 7 कोशिकाएं हमको दिखाई देती है। तो 3 कोशिकाएं ऊपर होती है जिनको हम बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका या एंटीपोडल सेल बोलते हैं। फिर बीच वाली जो एक कोशिका होती है इसको हम बोलते हैं केंद्रीय कोशिका यानी कि सेंट्रल सेल। नीचे साइड आप आएंगे तो एक बड़ी सी कोशिका होती है जिसको हम बोलते हैं अंड कोशिका यानी कि एग सेल, और एग सेल के चारों तरफ यहां पे 2 और कोशिकाएं पाई जाती है जिनको हम बोलते हैं सहाय कोशिका या सिनर्जिड सेल। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि ये जो सहाय कोशिकाएं होती है इन सहाय कोशिकाओं के अंदर भी क्या होते हैं? एक एक केंद्रक होते हैं। दोनों कोशिकाओं के अंदर एक एक केंद्रक होते हैं। और ये जो हमारी बीच वाली कोशिका है, ये जो हमारी बीच वाली केंद्रीय कोशिका है, इस बीच वाली केंद्रीय कोशिका के अंदर 2 केंद्रक होते हैं। यहां पे 2 केंद्रक जो है दिखाई देते हैं, और इन दोनों केंद्रक को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं ध्रुव केंद्रक। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं ध्रुव केंद्रक।
इनको हम बोलते हैं ध्रुव केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको इंग्लिश में? पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, यानी कि ध्रुव केंद्रक। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई कि 7 कोशिकाएं कौन कौन सी होती है। तो 7 कोशिकाएं आपने देख लिया, 3 प्रतिमुखी कोशिका, 1 केंद्रीय कोशिका, 4 कोशिकाएं हो गई, 1 हमारी अंड कोशिका 5 हो गई और 2 हमारी सहायक कोशिका हो गई, यानी कि टोटल 7 कोशिकाएं हो गई। अब हम केंद्रक की बात करते हैं। तो केंद्रक टोटल कितने होते हैं? 8। एक परिपक्व भ्रूण कोश की संरचना में आपको कितने केंद्रक दिखाई देंगे? तो केंद्रक की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो एक परिपक्व भ्रूण कोश के अंदर आपको केंद्रक कितने दिखाई देते हैं? 8। कोशिकाएं आपने देखी, कोशिकाएं कितनी दिखाई देती है? कोशिकाएं होती है टोटल कितनी? 7। तो 7 कोशिकाएं होती है और 8 केंद्रक होते हैं। अब आप केंद्रक भी गिन लीजिए। ऊपर की तीनों कोशिकाओं के अंदर एक एक केंद्रक है, मतलब 3 केंद्रक हो गए। बीच वाली ये जो सेंट्रल सेल है यानी कि केंद्रीय कोशिका, इसके अंदर 2 केंद्रक होते हैं, तो 3 और 2 यहां पे 5 केंद्रक हो गए। फिर अंड कोशिका के अंदर का 1 केंद्रक, तो 6 केंद्रक हो गए। दोनों सहायक कोशिकाओं के अंदर के केंद्रक, तो 6 2 8 केंद्रक हो गए। तो एक परिपक्व भ्रूण कोश की संरचना जो होती है वो 7 कोशिकीय होती है और 8 केंद्रकीय होती है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ये जो हमारे बीच के दोनों केंद्रक होते हैं इनको हम ध्रुव केंद्रक कहते हैं या पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। द्विनिषेचन के पहले ये दोनों जो केंद्रक होते हैं ये केंद्रक आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और एक हो जाते हैं, और फिर हम इन दोनों केंद्रकों को क्या बोलते हैं? इनको हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीयक केंद्रक। तो जब द्विनिषेचन होने वाला रहेगा तो ये दोनों के दोनों केंद्रक क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे, और फिर इस ध्रुव कोशिका, सॉरी यहां पे आपको ध्रुव केंद्रक बना लेना है, ठीक है। यहां पे ध्रुव कोशिका लिख गया है, यहां पे आपको ध्रुव केंद्रक बना लेना है। यहां पे आपको ध्रुव केंद्रक जो है बना लेना। तो ध्रुव केंद्रक को हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। और जब ये दोनों के दोनों ध्रुव केंद्रक क्या हो जाते हैं? आपस में फ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आपस में ये जब दोनों के दोनों केंद्रक क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तब इनका एक दूसरा नाम हो जाता है। इनको फिर हम क्या बोलते हैं? इनको फिर हम बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक। क्या बोलते हैं? इनको फिर हम बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक। तो यहां पे आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोशिका लिख गया था, यहां पे आप लोग केंद्रक बना लेंगे, क्योंकि ये जो बीच के केंद्रक होते हैं इनको हम ध्रुव केंद्रक बोलते हैं, ना कि ध्रुव कोशिका। तो केंद्रीय कोशिका के अंदर जो दोनों केंद्रक होते हैं इनको ध्रुव केंद्रक कहते हैं, और द्विनिषेचन के पहले ये दोनों केंद्रक आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और फिर इन दोनों केंद्रकों को मिलाकर के हम क्या बोल देते हैं? इनको हम बोल देते हैं द्वितीयक केंद्रक, यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये हमारे पास एक परिपक्व भ्रूण कोश की संरचना है। और अगर आप लोगों ने इस भ्रूण कोश की संरचना को अच्छे से समझ लिया होगा तो निश्चित रूप से जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है और त्रिसंलयन होता है ये आपको इजीली अब समझ में आ जाएगा। तो इतनी बात क्लियर कि हमारे भ्रूण कोश की संरचना में 7 कोशिकाएं होती है और 8 केंद्रक होते हैं। एक चीज और आपको यहां पे नोट कर लेनी है कि जो अंड कोशिका होता है और जो सहायक कोशिकाएं होती है, इन दोनों को आपस में मिला करके हम क्या बोलते हैं? अंड समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो एग सेल होती है और जो सहायक कोशिकाएं होती है इनको हम आपस में मिला करके क्या बोलते हैं? अंड समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंड समुच्चय बोलते हैं, अंड समुच्चय, या इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं एग ऑपरेटस। क्या बोलते हैं? एग ऑपरेटस, यानी कि अंड समुच्चय। तो ये आप लोग पूरा का पूरा एक भ्रूण कोश की संरचना का यहां पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यही मेन संरचना है जिसको आपको समझना था। अगर आपने इस संरचना को समझ लिया तो अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो हमारा भ्रूण कोश है इसके अंदर किस प्रकार से दोहरा निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है। इतना आपको क्लियर हो गया तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं, यहां पे आप लोग देखिए, जब आप लोगों को पता है कि परागकण जो है पराग कोश से निकल करके कहां जाते हैं? वर्तिकाग्र की सतह में जाकर के गिर जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हमने बोला था परागण की प्रक्रिया। तो जब परागकण वर्तिकाग्र की सतह पे चले जाते हैं तो वहां पे उसका क्या होता है? अंकुरण होता है, और अंकुरित होने के पश्चात जो परागकण होता है वो एक परिपक्व परागकण में बदल जाता है। तो आपने एक परिपक्व परागकण की संरचना भी पढ़ रखी है, हमने आपको पूरा का पूरा कवर कराया था, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स, यानी कि नर युग्मकोद्भिद या एक परिपक्व परागकण की संरचना का विकास कैसे होता है। तो वो हमने आपको पिछली वीडियो में कवर करा दिया है। अगर वो वाली वीडियो आप अभी तक नहीं देखे हैं कि नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, तो वो आप लोग जाकर के प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं।
अब यहां पे हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जब परागकण आकर के वर्तिकाग्र की सतह पे गिर जाते हैं, उसके बाद परागकण का अंकुरण होता है, और जब परागकण का अंकुरण होता है तो पराग नलिका धीरे धीरे विकसित हो जाती है। क्या विकसित हो जाती है? पराग नलिका विकसित हो जाती है। तो ये हमारा पोलन ग्रैंड है। अब जब पोलन ग्रैंड क्या हो गया? जर्मिनेट हो गया। तो पोलन ग्रैंड में आपको पता है कि जर्मिनेट होने के बाद क्या होता है? दो केंद्रक बनते थे, दो अचल नर युग्मक का निर्माण होता था। यह चीज आप लोगों ने देखी थी। यहां पे अगर मैं बात करूं एक परिपक्व परागकण की संरचना की, तो जब एक परागकण क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है। तो एक परिपक्व परागकण की संरचना में कुछ परागकण हमारा कुछ यूं इस प्रकार से दिखाई देता था। तो एक परिपक्व परागकण की संरचना में हमने तो यह देखा था, एक परिपक्व परागकण की संरचना में हमने देखा था कि एक तो हमारे पास क्या होता है? एक हमारे पास जो है कायिक केंद्रक, कायिक केंद्रक यानी कि नलिका केंद्रक होता है। कौन सा केंद्रक होता है? कायिक केंद्रक होता था। एक तो हमारे पास कायिक केंद्रक होता था जो कि कायिक कोशिका के अंदर बनता था। तो एक तो हमारे पास कायिक केंद्रक होता था, और इसके अलावा हमको यह देखने को मिला था कि दो अचल नर युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? दो अचल नर युग्मक का निर्माण होता है। दो अचल नर युग्मक यानी टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट। ऐसे गैमेट जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब अपने से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते हैं, अर्थात इसीलिए हमने इनको क्या बोला? नॉन मोटाइल बोला। तो यहां पे हमने देखा था कि अगर एक परिपक्व परागकण की संरचना हम आप लोगों के सामने बनाएं तो उसमें हमको एक कायिक केंद्रक दिखाई देता है, और यहां पे हमको दिखाई देते थे दो अचल नर युग्मक। क्या दिखाई देते थे? यहां पे हमको दो अचल नर युग्मक दिखाई देते थे, दो अचल नर युग्मक यानी टू मेल गैमेट, ठीक है, और वो भी नॉन मोटाइल, ठीक है। तो टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट बनते थे, यानी ये हमारे पास एक परिपक्व परागकण की संरचना है, यानी कि नर युग्मकोद्भिद की संरचना है, जिसमें हमको दो अचल नर युग्मक बने थे, और हमने साथ ही साथ देखा था कि एक कायिक केंद्रक बना था, ठीक है, एक कायिक केंद्रक बना था और दो अचल नर युग्मक बने थे। अब आपको यह समझना है कि ये जो परागकण पूरे के पूरे क्या हो चुके हैं? मैच्योर हो चुके हैं, जिसमें कि दो अचल नर युग्मक का निर्माण हो चुका है, और साथ ही साथ ये जो आपको ट्यूब दिखाई दे रही है, ट्यूब का निर्माण भी हो जाता है। और इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? पोलन ट्यूब। क्या बोलते हैं? इस ट्यूब को हम बोलते हैं पोलन ट्यूब यानी कि पराग नलिका। क्या बोलते हैं? इस ट्यूब को हम बोलते हैं पोलन ट्यूब यानी कि पराग नलिका। क्या बोलते हैं? पोलन ट्यूब यानी कि पराग नलिका। तो पराग नलिका के अंदर दो अचल नर युग्मक का निर्माण हो चुका होता है, और यही अचल नर युग्मक जब आगे बढ़ते हैं तो ये कहां पहुंच जाते हैं? पहले तो ये पराग नलिका के माध्यम से कहां पहुंचेंगे? बीजांड के अंदर पहुंचेंगे। फिर बीजांड के अंदर से माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार सिरे से ये भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। एक पॉइंट यहां पे छूट रहा है जिसको आपको नोट कर लेना है, और एक पॉइंट यह है कि ये जो हमारी सहाय कोशिकाएं होती है, कौन सी कोशिकाएं होती है? जो हमारी दोनों सहाय कोशिकाएं होती है, इन सहाय कोशिकाओं के अंदर कुछ आप देखेंगे अंगुली नुमा प्रवर्ध जैसी संरचनाएं होती है। क्या होती है? यहां पे कुछ अंगुली नुमा क्या होती है? संरचनाएं होती है, ठीक है। इन अंगुली नुमा संरचनाओं को हम बोलते हैं क्या? इनको हम बोलते हैं बुल्ली फार्म कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? बुल्ली फार्म कोशिकाएं या बुल्ली फार्म कोशिकाएं आप लोग कह सकते हैं। तो ये जो कोशिकाएं होती है, ये एक विशेष प्रकार के रसायन का स्राव करती हैं। क्या करती हैं? फिलीफार्म ऑपरेटस भी इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हैं? फिलीफार्म ऑपरेटस। नाम भी अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फिलीफार्म, इसको हम बोलते हैं फिलीफार्म ऑपरेटस, ठीक है, फिलीफार्म ऑपरेटस बोलते हैं। तो ये जो फिलीफार्म ऑपरेटस नुमा संरचना होती है, जो कि अंगुली नुमा प्रवर्ध जैसी संरचनाएं होती है, दोनों सहायक कोशिकाओं के अंदर मौजूद होती हैं, ये एक विशेष प्रकार के रसायन का स्राव करती हैं, ठीक है। कीमोट्रॉपिक सब्सटेंस जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये एक विशेष प्रकार के रसायनों का स्राव करती हैं, और ये रसायन क्या करते हैं? पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो मान लीजिए कि अब ऊपर से पराग नलिका आ रही है, ठीक है। अब यहां से मान लीजिए पराग नलिका जो है आ रही है। अब ये पराग नलिका आकर के इंटर होगी, ठीक है, ये पराग नलिका है, और इस पराग नलिका के अंदर हमने क्या देखा कि इस पराग नलिका के अंदर दो अचल नर युग्मक होते हैं। क्या होते हैं? दो अचल नर युग्मक होते हैं, और एक होता है कायिक केंद्रक। क्या होता है? एक कायिक केंद्रक होता है और दो अचल नर युग्मक होते हैं। तो जब हमारे परागकण का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है तो पराग नलिका डेवलप हो जाती है, और पराग नलिका के माध्यम से जो हमारा
कायिक केंद्रक था और दो हमारे अचल नर युग्मक थे, ये भी पराग नलिका के माध्यम से आ जाते हैं। और जैसे ही ये पराग नलिका इंटर करती है, कहां पे, ये सहायक कोशिका के अंदर जैसे ही इंटर करती है, तो सहायक कोशिकाओं में आने के पश्चात ये जो हमारा कायिक केंद्रक है, कौन सा केंद्रक है, ये जो हमारा कायिक केंद्रक है, ये कायिक केंद्रक क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, कायिक केंद्रक हमारा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमने एक परिपक्व नर युग्मकोद्भिद यानी कि परागकण की ये जो आपकी संरचना है, इस परागकण की संरचना में एक कायिक केंद्रक था और दो हमारे पास अचल नर युग्मक थे। ठीक है, तो अब हुआ क्या, अब देखिए ये जो दोनों अचल नर युग्मक हैं, ये दोनों अचल नर युग्मक कहां आएंगे, ये दोनों पोलन ट्यूब यानी कि पराग नलिका के माध्यम से नीचे आएंगे और पराग नलिका के पास, पराग नलिका से जब नीचे आएंगे तो ये कहां इंटर करेंगे, सबसे पहले तो ये बीजांड के अंदर इंटर करेंगे, क्योंकि अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड होता है। तो सबसे पहले ये बीजांड के अंदर इंटर करेंगे और किस सिरे से इंटर करेंगे, तो हमेशा आपको याद रखना है कि ये किस सिरे से इंटर करते हैं, ये इंटर करते हैं बीजांड द्वार सिरे से। क्योंकि बीजांड का ये जो जहां पे अध्यावरण नहीं होता है, जो निचला भाग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार। क्या बोलते हैं, इस सिरे को हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस सिरे को हम बोलते हैं बीजांड द्वार। तो बीजांड द्वार सिरे से अब पराग नलिका इंटर कर जाएगी और जैसे ही पराग नलिका बीजांड के अंदर इंटर करेगी, उसके बाद ये कहां पहुंचेगी, पराग नलिका भ्रूण कोश के अंदर पहुंचेगी। और जैसे ही भ्रूण कोश के अंदर पहुंचेगी, वैसे ही क्या होगा कि एक जो कायिक केंद्रक होता है, ये कायिक केंद्रक क्या हो जाता है, जैसे ही भ्रूण कोश के अंदर पहुंचता है, ये कायिक केंद्रक डिस्ट्रॉयड हो जाता है यानी कि नष्ट हो जाता है। अब हमारे पास कौन से केंद्रक बचते हैं, केवल और केवल ये जो दोनों हमारे अचल नर युग्मक हैं, यानी कि जो मेल जर्म सेल या आप इनको अचल नर युग्मक बोलते हैं जिनको, तो ये दोनों अचल नर युग्मक जो हमारे बचे हुए हैं, ये केवल और केवल इंटर करते हैं कहां, ये इंटर कर जाते हैं भ्रूण कोश के अंदर। क्योंकि कायिक केंद्रक जो था वो तो जैसे ही इंटर किया वैसे ही क्या हो गया, नष्ट हो गया। उसके बाद हमारे बचे दोनों अचल नर युग्मक, तो ये दोनों अचल नर युग्मक जो बचते हैं, ये पहुंच जाते हैं कहां, भ्रूण कोश के अंदर। कहां पहुंच गए, ये भ्रूण कोश के अंदर पहुंच गए। तो अब आप देखेंगे कि ये जो हमारी भ्रूण कोश की संरचना है, ये दोनों केंद्रक कहां पहुंच गए, दो अचल नर युग्मक कहां पहुंच गए, ये दोनों पहुंच जाएंगे यहां पे इस भ्रूण कोश के अंदर। अब जब इस भ्रूण कोश के अंदर पहुंच जाएंगे तो इनमें होगा क्या, इनमें होगा ये कि ये जो हमारा पहला नर युग्मक है, क्योंकि दो नर युग्मक हैं, दो अचल नर युग्मक है, तो जो पहला नर युग्मक है, ये पहला नर युग्मक किसके साथ क्रिया करेगा, ये अंड कोशिका के साथ जाकर के क्रिया कर लेता है। किसके साथ क्रिया कर लेता है, ये जाकर के क्रिया कर लेता है अंड कोशिका के साथ। तो जब ये अंड कोशिका के साथ क्रिया कर लेता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं युग्मक संलयन यानी कि सिनगैमी। क्या बोलते हैं, सिनगैमी या युग्मक संलयन, और इसी को हम बोलते हैं सत्य निषेचन। ठीक है, तो द्विनिषेचन में दो बार निषेचन होगा। पहली बार निषेचन किसके किसके मध्य होगा, तो ये जो हमारा पहला नर युग्मक, ये जो पहला नर युग्मक है, ये पहला नर युग्मक कहां पहुंचेगा, इस भ्रूण कोश के अंदर पहुंचेगा और इस अंड कोशिका के साथ क्या कर लेगा, ये जो अंड कोशिका इसके साथ क्रिया कर लेगा। ठीक है, ये जो अंड कोशिका इसके साथ ये हमारा पहला नर युग्मक जो है, ये जाकर के क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा। तो इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे युग्मक संलयन। और फिर बचेगा हमारा ये वाला दूसरा नर युग्मक। तो ये जो दूसरा नर युग्मक है, ये जब भ्रूण कोश के अंदर पहुंचेगा तो ये इस द्वितीयक केंद्रक के साथ क्रिया करेगा। ठीक है, ये द्वितीयक केंद्रक है। हमने आपको क्या कहा था कि द्विनिषेचन के पहले ये जो दोनों ध्रुव केंद्रक होते हैं, एक दो, ये दोनों जो ध्रुव केंद्रक होते हैं, ये आपस में मिल जाते हैं और फिर इनको हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको हम द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं, यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। तो पहला जो नर युग्मक है, पहला जो अचल नर युग्मक है, ये जब पहुंचेगा भ्रूण कोश के अंदर तो इसने तो अंड कोशिका के साथ क्रिया कर लिया, और जो दूसरा नर युग्मक बचा है, ये दूसरा नर युग्मक अब इस द्वितीयक केंद्रक के साथ जाकर के क्या करेगा, क्रिया करेगा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं त्रिसंलयन। अब यहां पे आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, हमने क्या कहा आपको कि जो हमारा पहला नर युग्मक था, ठीक है, तो जो पहला नर युग्मक है, तो जो फर्स्ट मेल गैमीट है, यानी कि जो पहला नर युग्मक है, जो फर्स्ट नर युग्मक है, यानी कि जो हमारा पहला नर युग्मक है, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट नर युग्मक जो था, यानी कि जो हमारा पहला मेल गैमीट है, ठीक है, जो हमारा पहला नर युग्मक है, ये किसके साथ क्रिया करेगा, ये क्रिया करता है किसके साथ, अंड कोशिका के साथ क्रिया करता है। किसके साथ क्रिया करता है, ये क्रिया करता है अंड कोशिका के साथ। तो ये क्रिया कर लेगा किसके साथ, अंड कोशिका के साथ क्रिया कर लेगा।
ठीक है, एक सेल के साथ क्रिया कर लेगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, सिनगैमी। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सिनगैमी। ठीक है, इस प्रक्रिया को हमने क्या बोल दिया, इस प्रक्रिया को हमने बोल दिया सिनगैमी, या इसको आप लोग बोल सकते हैं युग्मक संलयन। क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को हम, युग्मक संलयन। चूंकि युग्मक यहां पे आपस में मिल रहे हैं तो इसको हमने बोल दिया युग्मक संलयन। ठीक है, युग्मक संलयन, या इसी को हम बोलते हैं सत्य निषेचन। क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सत्य निषेचन। कहीं कहीं पे आपको सत्य निषेचन भी यहीं पे लिखा मिलता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो जो हमारा पहला नर युग्मक होता है, चूंकि दो अचल नर युग्मक का निर्माण होता है, तो पहला नर युग्मक जब गया अंड कोशिका के पास तो उसके साथ क्रिया कर लिया। यानी जब हमारा पहला नर युग्मक कहां गया, भ्रूण कोश के अंदर गया, तो वो अंड कोशिका के साथ क्रिया कर लिया, और अंड कोशिका के साथ क्रिया कर लिया, तो इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला, सिनगैमी, या हम बोले इसको युग्मक संलयन। तो जब पहला नर युग्मक अंड कोशिका के साथ क्रिया करेगा, तो ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा पहला नर युग्मक है। ठीक है, ये हमारा पहला नर युग्मक, और ये हो गई मान लीजिए अंड कोशिका। ठीक, तो चूंकि जो हमारा पहला नर युग्मक है ये कैसा है, ये आगुणित है, और जो अंड कोशिका है इसके अंदर का केंद्रक भी कैसा है, इसके अंदर का भी केंद्रक कैसा है, आगुणित है। तो जब दो आगुणित संरचना मिलती है, यानी जब युग्मक मिलते हैं तो आपस में क्या बनता है, जब भी युग्मक मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, युग्मक जब आपस मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। और जाइगोट जो है एक डिप्लॉइड संरचना होती है, यानी कि एक द्विगुणित संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, जाइगोट हमेशा द्विगुणित संरचना होती है, यानी कि डिप्लॉइड संरचना होती है। युग्मक हमेशा कैसे होते हैं, आगुणित होते हैं। हमेशा आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि युग्मक की प्लॉइडी लेवल बताइए, यानी कि सूत्र गुणिता बताइए, या कि आपसे पूछ देगा कि युग्मक की गुणिता स्तर बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि युग्मक कैसे होते हैं, एन होते हैं, यानी कि आगुणित होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि जाइगोट कैसे होते हैं, जाइगोट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जाइगोट को हम बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं, जाइगोट को हम बोलते हैं युग्मनज। तो ये जाइगोट जो है बन गया। यानी जब पहला नर युग्मक कहां पहुंचा, भ्रूण कोश के अंदर, तो पहला नर युग्मक अंड कोशिका के साथ क्रिया कर लिया, जिस प्रक्रिया को हमने बोला सिनगैमी, यानी कि युग्मक संलयन। ठीक है, और युग्मक संलयन जब हुआ, यानी कि जब दो युग्मक आपस में मिले, अंड कोशिका और फर्स्ट मेल गैमेट, यानी कि पहला नर युग्मक और अंड कोशिका जब आपस में मिले, तो इन्होंने एक डिप्लॉइड संरचना, यानी कि एक द्विगुणित संरचना का निर्माण किया, जिसको हमने बोला जाइगोट, यानी कि युग्मनज। तो ये तो हमारा हो गया सत्य निषेचन, यानी कि सिनगैमी। अब आपको याद रखना है कि जो दूसरा वाला नर युग्मक है, ये जो हमारा दूसरा वाला नर युग्मक था, एक नर युग्मक ने तो किसके साथ क्रिया कर लिया, इस अंड कोशिका के साथ क्रिया कर लिया। अब ये जो दूसरा वाला नर युग्मक बचा हुआ है, ये दूसरा नर युग्मक जाएगा भ्रूण कोश के अंदर और इस द्वितीयक केंद्रक के साथ क्या करेगा, क्रिया कर लेगा। ठीक है, किसके साथ क्रिया कर लेगा, इस द्वितीयक केंद्रक के साथ क्रिया कर लेगा। तो अब आपको याद रखना है कि जो दूसरा नर युग्मक है, ठीक है, जो दूसरा नर युग्मक था, ठीक है, ये हमारा दूसरा नर युग्मक हो गया। तो जो दूसरा वाला नर युग्मक है, ठीक है, दूसरा नर युग्मक कहां जाएगा, अब दूसरा नर युग्मक भी पहुंच गया कहां, भ्रूण कोश के अंदर। तो दूसरा नर युग्मक किसके साथ क्रिया करेगा, ये दूसरा नर युग्मक क्रिया करेगा किसके साथ, द्वितीयक केंद्रक के साथ। किसके साथ क्रिया करेगा, द्वितीयक केंद्रक के साथ, यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। तो ये जो दूसरा वाला नर युग्मक था, इसने किसके साथ क्रिया कर लिया, इसने क्रिया कर लिया द्वितीयक केंद्रक के साथ। तो दूसरा जो नर युग्मक था हमारा, ये दूसरा नर युग्मक कैसा था, ये जो हमारा युग्मक है ये भी कैसा होता है, आगुणित होता है। जैसे हमारा पहला नर युग्मक कैसा था, आगुणित था, उसी प्रकार से जो हमारा दूसरा नर युग्मक होता है ये भी कैसा होता है, आगुणित होता है। और जो हमारा द्वितीयक केंद्रक होता है, ये द्वितीयक केंद्रक कैसा होता है, द्विगुणित होता है। अब द्विगुणित क्यों होता है, तो आपको पता है कि जो द्वितीयक केंद्रक बना हुआ है ये दो केंद्रकों के मिलने से बना हुआ है। तो दो केंद्रक मतलब दो युग्मक, तो दो केंद्रक यानी कि दोनों केंद्रक कैसे थे, आगुणित थे। और जब वो दोनों केंद्रक आपस में मिल गए तो आगुणित आगुणित मिलकर के एक द्विगुणित संरचना बना लिए। यानी जो हमारा द्वितीयक केंद्रक है अब ये कैसा है, ये हमारा द्विगुणित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं त्रिसंलयन। क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं त्रिसंलयन। ठीक है, तो त्रिसंलयन भी आपके एग्जाम में अक्सर कई बार पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है त्रिसंलयन और डबल फर्टिलाइजेशन। आप अभी से इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट मान के चलिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में आपके देखने को मिलेगा। तो जब दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ क्रिया किया तो इस क्रिया को हमने क्या बोला, त्रिसंलयन बोला। तो दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ क्रिया किया और एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, इस प्रकार से एक
त्रिगुणित संरचना का निर्माण करते हैं, ठीक है, यानी कि 3n। जब 2n और आपस में एक n और मिल गए तो कौन सी संरचना बनेगी? त्रिगुणित संरचना बनेगी, यानी कि ट्रिप्लॉइड संरचना बनेगी। तो ये जो ट्रिप्लॉइड संरचना बनी है, यानी कि जो त्रिगुणित संरचना बनी है, इस त्रिगुणित संरचना को हम बोलते हैं क्या? PEN। क्या बोलते हैं? शॉर्टकट में इसको हम बोलते हैं PEN। PEN का आप लोग पूरा नाम भी लिख सकते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। क्या बन गया? यहां पे बन गया प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, ठीक है। तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण हो चुका है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, ये बात आपको क्लियर में आ गई कि त्रिसंलयन होता क्या है। तो अगर आपकी एग्जाम में आए कि त्रिसंलयन क्या होता है, तो हमेशा याद रखना है, आपको इतना लिखना है कि जब दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ क्रिया करता है तो यह एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है, और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं त्रिसंलयन, या इंग्लिश में इसको हम बोल देते हैं ट्रिपल फिजन। क्या बोल देते हैं? इंग्लिश में हम बोल देते हैं ट्रिपल फिजन। तो ट्रिपल फिजन या त्रिसंलयन क्या होता है, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो यही है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। अब आप कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन में आप बोल रहे थे सर 2 बार निषेचन हुआ है, तो बिल्कुल यहां पर आप लोग देख सकते हैं 2 बार पूरा का पूरा निषेचन हुआ है, ठीक है। पहला निषेचन किसके किसके मध्य हुआ? पहले नरयुग्मक व अंड कोशिका के मध्य हुआ, तो ये पहला निषेचन था जिसको हमने सिनगैमी या युग्मक संलयन बोला। तो ये पहला निषेचन हो गया। यहां पे पहला नरयुग्मक व अंड कोशिका मिले तो यहां पे पहला निषेचन हुआ। फिर दूसरा निषेचन किसके किसके मध्य हुआ? दूसरा निषेचन किसके किसके मध्य हुआ? जब दूसरा नरयुग्मक मिला किसके साथ? द्वितीयक केंद्रक के साथ मिला, तो यहां पे एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण हुआ। यानी यहां पे जब दूसरा निषेचन हुआ दूसरे नरयुग्मक और द्वितीयक केंद्रक के साथ में, तो ये दूसरा निषेचन है। और दूसरी बार जब निषेचन हुआ इनके मध्य, दूसरे नरयुग्मक व द्वितीयक केंद्रक के मध्य, तो इनको हमने क्या बोला? इसको हमने बोल दिया त्रिसंलयन। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको ये याद रखना है, कई बार आपके नीट एग्जाम में या छोटे मोटे और एग्जाम जो होते हैं उनमें आपसे पूछा जाता है कि जो हमारा द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है, उस द्विनिषेचन की प्रक्रिया में टोटल कितने केंद्रक भाग लेते हैं, कितने केंद्रक भाग लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहला नरयुग्मक यानी एक केंद्रक यहां पे भाग लिया, फिर अंड कोशिका के अंदर एक केंद्रक है यानी एक केंद्रक यहां पे भाग लिया, फिर दूसरा नरयुग्मक जो है इसके अंदर एक केंद्रक है तो एक केंद्रक यहां पे हो गया, और द्वितीयक केंद्रक के अंदर 2 केंद्रक हैं तो यहां पे कितने केंद्रक हो गए? 2 केंद्रक हो गए। तो टोटल आपको याद रखना है कि जो हमारा डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जो द्विनिषेचन होता है, उसमें टोटल कितने केंद्रक भाग लेते हैं? 5 केंद्रक भाग लेते हैं। कितने केंद्रक भाग लेते हैं? 5 केंद्रक। 2 3 4 5, 5 केंद्रक टोटल भाग लेते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में। अब हमने आपको क्या कहा कि जब हमारा पहला नरयुग्मक किसके साथ मिला? अंड कोशिका के साथ मिला, तो इसको हमने क्या बोला? सिनगैमी बोला, और एक जाइगोट का निर्माण हो गया। अब ये जाइगोट आगे चल के किसका निर्माण करता है? जाइगोट आगे चल के निर्माण करता है किसका? भ्रूण का। जाइगोट जब आगे जाता है तो ये किसका निर्माण करेगा? जाइगोट आगे चल के भ्रूण का निर्माण कर देता है, यानी कि एम्ब्रियो डेवलप कर देता है। और ये जो हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, ये जो हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक आगे चल के किसका निर्माण कर देता है? तो ये आगे चल के निर्माण करता है किसका? भ्रूणपोष का। किसका निर्माण करता है? ये आगे चल के निर्माण करता है भ्रूणपोष का। किसका निर्माण करता है? भ्रूणपोष। भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म। भ्रूणपोष को हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म का क्या हो जाएगा? एंडोस्पर्म का निर्माण हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भ्रूणपोष किसमें से बनेगा, तो ये जो हमारा एक त्रिगुणित संरचना बना है जिसको हमने बोल दिया प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक आगे चल के किसमें बदल जाएगा? ये भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। और यही भ्रूणपोष, ये वाला जो हमारा भ्रूणपोष है, यही भ्रूणपोष जो भ्रूण विकसित हो रहा है उस भ्रूण को क्या करेगा? पोषण देने का काम करेगा। क्या करेगा? पोषण देने का, यानी कि न्यूट्रिशन देने का काम करता है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जाइगोट आगे चल के किसमें विकसित हो जाता है? भ्रूण में विकसित हो जाता है। और ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना है, ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक किसमें बदल जाता है? ये बदल जाता है भ्रूणपोष में, यानी कि एंडोस्पर्म में। और यही भ्रूणपोष क्या करता है? जो विकसित हो रहा भ्रूण होता है उसको पोषण देने का काम करता है।
तो ये कहानी पूरी की पूरी आपको समझ में आ गई होगी कि द्विनिषेचन क्या होता है। तो द्विनिषेचन आपको बताना है कि यह एक आवृत्तबीजी पादपों का विचित्र व्यवहार है, जिसमें पहला नर युग्मक जो है अंड कोशिका के साथ क्रिया करता है और जाइगोट का निर्माण करता है, जबकि दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ संयोग करके एक त्रिगुणित संरचना प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। और इस प्रकार चूंकि यहां पे 2 बार निषेचन हुआ, जिस कारण से इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि द्विनिषेचन। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे सारे के सारे। अब आपको यहां पे थोड़ा सा एक पॉइंट समझना है, लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, जिसमें हम ये देखेंगे कि जब द्विनिषेचन हो जाता है, द्विनिषेचन के बाद भ्रूणकोश की संरचना जो होती है उसमें कुछ चेंजेस आ जाता है। क्या हो जाता है? कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। और वो चेंजेस कहां कहां पे होते हैं तो थोड़ा सा आपको वो समझना है। तो अब आपको यहां पे समझना है, ये हमारे भ्रूणकोश की संरचना थी। अब इस भ्रूणकोश की संरचना में ऊपर की जो प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है, तीनों की तीनों प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन होता है वैसे ही ये तीनों की तीनों प्रतिमुखी कोशिकाएं जो होती है ये क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है। इसके अलावा दोनों सहायक कोशिकाएं क्या हो जाती है? ये दोनों सहायक कोशिकाएं जो पिंक कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये दोनों सहायक कोशिकाएं भी क्या हो जाती है? द्विनिषेचन के बाद जो है ये दोनों कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती है। यानी आपके द्विनिषेचन के पश्चात प्रतिमुखी कोशिकाएं नष्ट हो गई, सहायक कोशिकाएं नष्ट हो गई। अब भ्रूणकोश के अंदर बचेगा क्या? तो भ्रूणकोश के अंदर अब बचेगा क्या? देखिए क्या क्या बचेगा। ये जो हमारा अंड कोशिका था, ये अंड कोशिका थी। इस अंड कोशिका ने किसके साथ क्रिया किया था? पहले नर युग्मक के साथ। और किसका निर्माण किया है? जाइगोट का निर्माण किया है। तो यहां पे अब जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यहां पे जाइगोट बन जाएगा। और जाइगोट बन जाएगा, ये दोनों कोशिकाएं तो नष्ट हो जाएगी द्विनिषेचन के बाद, सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी और केवल यहां पे क्या बचेगा? जाइगोट बचेगा। और यहां पे क्या हो जाएगा? अब चूंकि इस द्वितीयक केंद्रक ने दूसरे नर युग्मक ने, ये दूसरा नर युग्मक है, ये दूसरा नर युग्मक इस द्वितीयक केंद्रक के साथ क्रिया किया है, तो यहां पे चूंकि एक त्रिगुणित संरचना बन गई है, 3 केंद्रक हो गए, यहां पे एक त्रिगुणित संरचना बन गई है। और इस त्रिगुणित संरचना को हमने क्या बोल दिया? प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक। तो जब द्विनिषेचन हो जाता है तो उसके बाद भ्रूणकोश की संरचना कैसी होती है तो वो आप लोगों को यहां पे देख लेना है। तो जब द्विनिषेचन हो जाता है तो आपको देखना है यहां पे कि द्विनिषेचन के बाद आप लोगों की जो भ्रूणकोश की संरचना होती है वो कहां कहां पे चेंज हो जाती है। तो ऊपर जो तीनों प्रतिमुखी कोशिकाएं थी ये क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। नीचे यहां पे किनारे साइड जो हमारी दोनों क्या थी? दोनों हमारी सहायक कोशिकाएं थी, सहायक कोशिकाएं भी क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। अब जब सहायक कोशिकाएं भी क्या हो गई? नष्ट हो गई, तो यहां पे बचेगा क्या? केवल और केवल एक द्विगुणित संरचना बचेगी। यानी कि यहां पे क्या बचेगा? जाइगोट बचेगा। क्या बचेगा? यहां पे जाइगोट रहेगा। भ्रूणकोश के अंदर क्या बन जाएगा? अब भ्रूणकोश के अंदर जाइगोट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला नर युग्मक मिला था अंड कोशिका के साथ, तो एक द्विगुणित संरचना बनी यानी कि जाइगोट बन गया था। तो अब यहां पे अंड कोशिका की जगह में क्या बन गया? यहां पे अंड कोशिका की जगह में यहां पे बन गया हमारा क्या? जाइगोट बन गया। और यहां पे हमारे द्वितीयक केंद्रक थे, 2 केंद्रक थे और एक दूसरा नर युग्मक भी आकर के मिल गया था यहां पे। तो एक दूसरा नर युग्मक भी आकर के मिल गया द्वितीयक केंद्रक के साथ। तो द्वितीयक केंद्रक में 2 केंद्रक तो पहले से थे और एक दूसरा नर युग्मक भी आकर के मिल गया। तो टोटल यहां पे 3 केंद्रक की एक संरचना बन गई, यानी एक त्रिगुणित संरचना बन गई। कैसी संरचना बन गई? एक यहां पे त्रिगुणित संरचना बन गई। और इस त्रिगुणित संरचना को हमने क्या बोला? इस त्रिगुणित संरचना को हमने क्या बोला? इसको हमने बोला प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। क्या बोला हमने इसको? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। या इसको आप लिख सकते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या लिख सकते हैं आप लोग इंग्लिश में? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब आगे होता क्या है? ये जो भ्रूणकोश के अंदर हमारा जाइगोट है, ये जाइगोट आगे चल के किस में बदल जाता है? जाइगोट आगे चल के बदल जाता है भ्रूण में, यानी कि एम्ब्रियो में। और ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बदल जाता है किसमें? ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बदल जाता है किसमें? भ्रूणपोष में। किसमें बदल जाता है? ये बदल जाता है भ्रूणपोष में। किसमें? भ्रूणपोष में, यानी कि एंडोस्पर्म में। किसमें बदल जाता है? ये बदल जाता है एंडोस्पर्म में। ठीक है, तो एंडोस्पर्म जो है, एंडोस्पर्म यानी कि जो भ्रूणपोष होता है, यही पोषण प्रदान करता है किसको? यही भ्रूणपोष जो है पोषण देता है किसको? यही पोषण देने का काम करता है किसको? जाइगोट को, यानी कि युग्मनज को। यह बात पूरी की पूरी आपको समझ में आ गई होगी कि
कि जब द्विनिषेचन हो जाता है तो उसके बाद यहां पास की प्रतिमुखी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, नीचे की दोनों सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, और जो हमारी अंड कोशिका थी वो बदल जाती है किसमें, जाइगोट में, और जो हमारा द्वितीयक केंद्रक था वो द्वितीयक केंद्रक बदल जाता है किसमें, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में। ठीक है, और ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक आगे चल के बदल जाता है भ्रूणपोष में, और यही भ्रूणपोष जो है भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। और ये जो हमारी कोशिका थी, ये जो हमारी केंद्रीय कोशिका थी, ये केंद्रीय कोशिका किसमें बदल जाती है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में। किसमें बदल जाती है, ये जो हमारी सेंट्रल सेल थी, यानी जो हमारी बीच वाली कोशिका थी, ये बीच वाली कोशिका आप किसमें बदल जाती है, ये बीच वाली कोशिका बदल जाती है प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में। किसमें, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में। तो ये सेंट्रल सेल यहां पे जो उपस्थित थी, बीच वाली जो कोशिका थी जिसको हम केंद्रीय कोशिका अभी तक बोल रहे थे, द्विनिषेचन के पश्चात जब इस कोशिका के अंदर यहां पे एक त्रिगुणित संरचना बन गई, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बन गया, तो इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के चारों तरफ अब ये जो सेंट्रल सेल बची थी यानी केंद्रीय कोशिका बची थी, इसको हमने क्या बोल दिया, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बोल दिया। ये पूरा का पूरा आपका यहां से समापन होता है डबल फर्टिलाइजेशन का। तो आपको याद रखना है कि डबल फर्टिलाइजेशन एक विचित्र व्यवहार है जो कि केवल और केवल आवृत्तबीजी पादपों के अंदर जो है ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। इसकी खोज नवास्चिन ने की थी 1898 ईस्वी में लिलियम व फ्रिटिलेरिया नामक प्लांट के अंदर। तो ये प्रक्रिया कहां होती है, भ्रूणकोश के अंदर होती है। भ्रूणकोश किसके अंदर होता है, बीजांड के अंदर होता है, और बीजांड किसके अंदर होता है, अंडाशय के अंदर होता है। ठीक है, तो ये जो बीजांड होता है, बीजांड के अंदर भ्रूणकोश होता है, और इस भ्रूणकोश की संरचना को अगर हम देखते हैं तो ये 7 कोशिकाओं वाला और 8 केंद्रक वाला नजर आता है। इसके अंदर जब दोनों नरयुग्मक आते हैं, ठीक है, तो उन दोनों नरयुग्मक में से जो पहला नरयुग्मक होता है ये अंड कोशिका के साथ क्रिया कर लेता है और जाइगोट का निर्माण करता है जो कहलाती है सिनगैमी यानी कि युग्मक संलयन। तो यहां पे एक बार निषेचन हुआ और दूसरा निषेचन किसके किसके मध्य होगा, तो जो दूसरा वाला नरयुग्मक होता है ये द्वितीयक केंद्रक के साथ क्रिया कर लेता है और एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण कर लेता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण कर लेता है, और इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो कि त्रिगुणित संरचना होती है इसका निर्माण हो जाता है। और इस प्रक्रिया को हम बोल देते हैं त्रिसंलयन यानी कि ट्रिपल फिजन। तो ट्रिपल फिजन क्या होता है, तो जब द्वितीयक केंद्रक जो है दूसरे नरयुग्मक के साथ मिलता है तो एक त्रिगुणित संरचना प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। यही प्रक्रिया कहलाती है त्रिसंलयन। तो त्रिसंलयन क्या होता है ये अलग से अगर आपको आता है तो भी आपसे बन जाना चाहिए, और अगर डबल फर्टिलाइजेशन आ जाता है तो आपको पूरा यहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहां पे जितना भी हो सकता था पूरा का पूरा बेसिक से हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको कहीं पर अभी भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको भी हम आप लोगों को अगली वीडियो में आपका डाउट जो है वो हम सॉल्व कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करें, साथ ही साथ आप लोग वीडियो के माध्यम से अधिकतर लोगों को शेयर करें, ठीक है। और अगर अभी तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं किए तो आप लोग बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।